अगियां नूं कौन जानदा, मैं जानदी आ मेरा रब जानदा। अदाकारा साइमा नूर लॉलीवुड की गार्जियस लेडी हैं। साइमा ने जब 1990 में जमा कर लॉलीवुड में एंट्री मारी थी तो उन्हें शदीद मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा था और बहुत से स्कैंडल्स भी उनके बनाए गए थे। उस वक्त अंजुमन की पंजाबी फिल्मों पर हुक्मरानी थी, गोरी का अपना जलवा था और लॉलीवुड पर उनकी रिट कायम थी दोनों बहनों की। नादरा का अपना जोर और सिक्का चलता था। रीमा अभी नई नवीली थी मगर साइमा को खुद को मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ा था। पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ बहुत कुछ बुरा होता रहा है। इसकी एक वजह शायद यह है कि पाकिस्तान में औरत का ताल्लुक अगर बाज़ार हुस्न से ना भी हो मगर जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आती है तो उस पर बहुत कीचड़ उछाला जाता है। ऐसे में शोबिज़ में रहने वालियों की तो ज़िंदगी उजेरन होकर रह जाती है। मगर हैरानकुन बात यह है कि शोबिज़ में रहने वालियां बड़ी बहादुरी और हिम्मत से ऐसे बदतरीन हालात का सामना भी कर जाती हैं और मुकाबला भी करती हैं। उन्हें ज़्यादा बुरा नहीं लगता। और फिर तो शोबिज़ की रवायत के मुताबिक कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस तो स्कैंडल्स बनवाकर खुद को कामयाब कराने और अपने ग्लैमर की मार्केट में इजाफा करने के लिए भी बेचैन रहा करती हैं और इसको कोई बुरा नहीं समझा जाता। बल्कि मैं खुद ऐसे तजर्बात में से गुजरा हूँ कि लाइफ में भी देखा है जब नामवर अदाकाराएं इस बात पर दुखी होकर मुझे कहा करती थी कि क्या बात हुई, हमारा कोई स्कैंडल नहीं बन पा रहा। एक बार मैंने एक सुपरस्टार एक्ट्रेस के गिला करने पर सवाल किया, क्या अच्छा लगता है अपना स्कैंडल उछाल कर? वो कहने लगी, हमारी तो मार्केट ही उस वक्त बनती है जब हमारा स्कैंडल बनेगा तो हमारे चर्चे होंगे, जितना हम खबरों में गर्म होंगी लोग हमें देखने पर मजबूर हो जाएंगे। खैर ये बात तो लंबी हो जाएगी और मौजू से भी हटा देगी। आज मैं आपको उस दौर की कहानी सुनाने लगा हूँ जिसका जिक्र एक मशहूर किताब में किया जा चुका है कि 1988 में जब बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आई तो उनके शोहर आसफ अली जरदारी के हवाले से भी कई ऐसी कहानियां सामने लाई गई कि उन्हें पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस से मिलवाया जाता था। वो पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस के रसिया थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि सियासत में आने से पहले जरदारी साहब का फिल्म इंडस्ट्री से गहरा ताल्लुक था। कराची के बड़े सिनेमा के वो मालिक थे और उन्होंने खुद भी एक फिल्म में काम किया था। इसलिए जरदारी साहब के इर्द गिर्द फिल्मों के चांद चेहरे घूमना अपने लिए फख्र समझा करते थे। लिहाजा जब पाकिस्तान के मर्दे अव्वल बने तो ये फिल्मों की कशिश उन्हें मतवज्जो करती रही। इस किताब में लिखा गया कि हर बड़ी और नई अदाकारा को कैसे जरदारी साहब की अशराफियत तक ले जाया जाता था। उनके फ्रंट मैन कौन कौन से बिजनेसमैन थे और अदाकाराओं के गॉड फादर थे और उनकी बदौलत जरदारी साहब से कोई ना कोई अनायात हासिल किया करते थे। साइमा का ये इब्तदाई ज़माना था और उनके हुस्न और भोले भाले चेहरे के चर्चे होने लगे थे और कहा जाता था कि साइमा से अच्छा और दिलकश डांस कोई और नहीं कर सकती। कहा जाने लगा था कि साइमा ने जरदारी साहब को भी अपना दीवाना बना दिया था। जरदारी साहब के साथ साइमा का नाम भी जोड़ा गया और दावा किया गया कि उस दौर में साइमा को जरदारी साहब के लिए मखसूस कर दिया गया था। मैंने जब स्टूडियोज में जाकर इस दौर में तहकीक की तो पता चला ये कहानियां सिर्फ बकवास हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं। शोबिज़ रिपोर्टर्स का कहना था एक प्रोड्यूसर ने साइमा की ऐसी उल्टी सीधी कहानियां बनाना शुरू कर दी थी जिसकी फिल्म में साइमा ने काम करने से इनकार कर दिया था। गालबन ये वही प्रोड्यूसर था जिसने अंजुमन बेगम को भी स्टूडियो में जलील किया था और बहुत ज्यादा हद छुट मशहूर हो गया था। साइमा पर इल्जाम लगा था कि वो फिल्मों की शूटिंग छोड़कर इस्लामाबाद कराची चली जाया करती थी, लेकिन ये हकीकत पर मबनी बात न थी। सेट से गायब हो जाने वाली बातों से ये बात याद आ गई है कि एक ऐसी ही बात मेरे मेंटोर अली सुफियान अफाकी भी सुनाया करते थे। उस दौर में यानी फिल्मों में आने से पहले साइमा अपने बहनोई और बहन के साथ अफाकी साहब के घर की एनेक्सी में रहा करते थे। साइमा को अभी फिल्मों में मुतारफ कराने की कोशिशें की जा रही थी। अफाकी साहब बताया करते थे उनके मोहल्लेदारों ने जब ये कहना शुरू किया ये लड़की रातों को कहाँ जाती है अफाकी साहब, तो अफाकी साहब फिर खटक गए। लेकिन फिर यह मामला जल्दी ख़त्म हो गया। अफाकी साहब ने साइमा के बारे में मुझे काफ़ी कुछ बताया था क्योंकि शुरू में साइमा के बहनोई सईद भट्टी ने अफाकी साहब पर ही जोर दिया था कि वो साइमा को किसी फिल्म में कास्ट करा दें। अफाकी साहब एक मुहक्कक भी थे, लिहाजा उन्होंने साइमा की सारी हिस्ट्री निकाल ली थी और फिर उनसे अपना रुख मोड़ लिया था और फिर एनेक्सी भी खाली करा ली थी। लेकिन जब साइमा फिल्मों में मकबूल हो गई तो उनकी डिमांड में इजाफा हो गया था। इस बारे में यह भी लिखा गया कि वो जरदारी साहब की मंजूर नज़र थी। जहाँ तक किसी अदाकारा गुलकारा का हुक्मरान वक्त की मंजूर नज़र होने का सवाल है तो जनरल याहिया से लेकर अब तक बहुत से हुक्मरानों की मंजूर नज़र फनकाराएँ ऐसी गुजरी हैं जिनके जिक्र किताबों में मौजूद हैं, बल्कि कई सरकारी तहकीकाती किताबों में भी उनका जिक्र पाया जाता है। मैंने जब साइमा के हवाले से स्टूडियोज़ में जाकर तहकीकात करना शुरू की तो कई तरह की बातें सामने आई थी। यूसुफ खान चूँकि मुझ पर मेहरबान थे वो भी खुलकर बता देते थे, उनके पास सबकी कुंडलियाँ मौजूद थीं। एक दिन कहने लगे हर अदाकारा की अपनी अपनी कहानियाँ हैं मगर साइमा लोगों के साथ बहुत कम खुलती है। जब से मैंने ये सुना है कि साइमा को बड़े साहब के यहाँ फंक्शन में डांस के लिए बुलवाया गया था मगर उसने इनकार कर दिया था
और ये कहा था कि ये किसी सूरत नहीं हो सकता कि मैं महफिलों में आकर नाचूं। साइमा ने नो कर दिया था, उसको डराया धमकाया था, लेकिन वो डट गई थी। उसका असर ये निकला कि उसको कुछ फिल्मों से निकलवाने की कोशिश भी की गई और ये शिकायत मुझ तक भी पहुंची थी, लेकिन साइमा इस पर बहुत ज़्यादा खामोश रहती थी, इसलिए उसने चुप साध ली, लेकिन अपने किरदार की बोली उसने फिर भी नहीं लगने दी थी। यूसुफ खान साहब की इस गवाही के बाद मुझे यकीन आ गया था इस किताब में और बड़ी बड़ी एक्ट्रेस के नाम तो मौजूद हैं, उनमें साइमा का नाम रंज और कीना में शामिल कराया गया था। वो किताब यानी पार्लियामेंट से बाज़ारे हुस्न तक है, ये एक रेफरेंस बुक भी बन चुकी है, लेकिन इसमें सियासतदानों से लेकर एक्ट्रेस की जो कहानियां बयान की गई हैं वो ज़्यादातर अफसानवी मसाला है।